Hello guys, welcome to our channel Academic Adda for our upcoming NORCET, ESIC, RRB, DSSB all नर्सिंग कम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ सेशन है ये। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ए नर्स केयरिंग फॉर ए न्यूली एडमिटेड क्लाइंट विथ ए डायग्नोसिस ऑफ कुशिंग सिंड्रोम, व्हाई शुड द नर्स मॉनिटर दिस क्लाइंट फॉर क्लिनिकल इंडिकेटर ऑफ डायबिटीज मेलाइटस? ऑप्शन ए cortical hormone stimulate rapid weight loss. Option B tissue catabolism result in negative nitrogen balance. Option C glucocorticoid accelerate the process of gluconeogenesis. Option D excessive adrenocorticotropic hormone secretion damages the pancreatic tissue. तो एक पेशेंट जो एडमिट हुआ है कुशिंग सिंड्रोम डायग्नोज करके, पेशेंट का इसमें से कौन सा जो डायबिटीज़ मेलाइटस को इंडिकेट करेगा, कौन सा ऑप्शन होगा? तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, जो कॉर्टिकल हार्मोन वो क्या है, वेट लॉस नहीं होता है। कॉर्टिकल हार्मोन हमेशा एक्सेस वेट गेन करवाते हैं हाइपरग्लाइसीमिया करके, क्योंकि ये ऑप्शन ही नहीं होगा। ऑप्शन बी में क्या है, टिश्यू कैटाबॉलिज्म रिजल्ट नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस। तो ये जो ऑप्शन बी में रखा है, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन मेनली सोडियम रिटेंट करवाता है बॉडी को, और उसके बाद वो सब्सिक्वेंट वेट गेन करवाते हैं। तो ये ऑप्शन बी भी नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव कैटाबॉलिज्म भी नहीं होता इसका नाइट्रोजन बैलेंस। और सी में क्या है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एसिलरेट द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। हाँ, ग्लूकोनियोजेनेसिस से हमारा शुगर लेवल बढ़ता है और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या करता है, बढ़वाता है। तो ये ऑप्शन सी राइट होगा। लास्ट ऑप्शन में क्या है, एक्सेसिव एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन सिक्रेशन डैमेजेस पैनक्रिएटिक टिश्यू। तो ACTH हार्मोन ये एड्रेनल कॉर्टेक्स को इफेक्ट करता है, ना ही पैनक्रियास को, इसीलिए ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the nurse assessing the pulse of a patient where she finds a radiofemoral delay, the possible cause of this। एक पेशेंट का रेडियोफीमोरल पल्स डिले होगा तो कौन सा डिजीज हो सकता है? ऑप्शन ई एओर्टिक आर्च डिसऑर्डर, ऑप्शन बी पल्मोनरी एडिमा, ऑप्शन सी राइट अट्रियम डिफेक्ट, ऑप्शन डी लेफ्ट अट्रियम डिफेक्ट। तो इसका राइट आंसर होगा एओर्टिक आर्च डिसऑर्डर। एओर्टिक आर्च डिसऑर्डर होगा तो ही फीमोरल डिले, मतलब ब्लड कम पहुंचेगा तो इसलिए फीमोरल डिले होगा। और पल्मोनरी एडिमा में क्या होता है, कार्डियक ओवरलोड हो जाता है। राइट एट्रियम में डिफेक्ट होगा भी तो भी पल्मोनरी एडिमा का साइन सिम्टम होता है, तो इसीलिए ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर असेसिंग ए क्लाइंट ए नर्स कंक्लूड्स दैट द क्लाइंट में एक्सपीरियंसिंग हाइपरग्लाइसीमिया, व्हिच क्लिनिकल फाइंडिंग commonly associated with hyperglycemia support the nurse conclusion, select all that apply। मेनली ये क्वेश्चन में क्या बोला है, जो हाइपरग्लाइसीमिया में कौन कौन सा साइन एंड सिम्टम हमको मिलता है? ऑप्शन ए पॉलीयूरिया, ऑप्शन बी पॉलीडिप्सिया, ऑप्शन सी पॉलीफेजिया, ऑप्शन डी पॉलीफ्रेजिया, ऑप्शन ई पॉलीडिस्प्लेजिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बी एंड सी, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया। क्योंकि ग्लूकोनियोजेनेसिस के वजह से पेशेंट को पॉलीयूरिया होता है, बार बार बहुत ही थ्रस्ट फील करता है पेशेंट, तो इसलिए पॉलीडिप्सिया होता है। और पॉलीफेजिया भी होता है, पेशेंट बहुत ही जल्दी पेशेंट को हंग्री फील करता है पेशेंट। बाकी पॉलीफ्रेजिया एक साइकेट्रिक पेशेंट है, या तो लैरिंजेक्टोमी टॉन्सिलेक्टोमी ऐसा कुछ होगा तो पॉलीफ्रेजिया हो सकता है। और पॉलीडिस्प्लेजिया भी ये हाइपरग्लाइसीमिया रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम एट द टाइम ऑफ इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के टाइम एंडोमेट्रियम का थिकनेस क्या होता है? ऑप्शन ए 3 to 4 mm, ऑप्शन बी 10 to 15 mm, ऑप्शन सी 15 to 20 mm, ऑप्शन डी 30 to 40 mm। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 10 to 15 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेथड टू एसेस द पल्सेस। हम जो पल्स मेज़र करते हैं मेनली असेसमेंट करते हैं, तो वो कौन कौन सा मेथड में यूज़ होता है? ऑप्शन ए ट्राइसेक्शन मेथड, ऑप्शन बी 3 फिंगर मेथड, ऑप्शन सी ऑप्शन ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। तो इसका ट्राइसेक्शन मेथड में भी हम पल्स फील कर सकते हैं और 3 फिंगर मेथड में भी हम फील कर सकते हैं, इसीलिए ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नर्स एडमिनिस्टर ऑक्सीजन एट 2 liter per minute वाया नजल कैनुला to a client with emphysema, for which clinical indicator should the nurse closely observe the client। तो एक पेशेंट को 2 liter per minute में नज़ल कैनुला में एम्फाइसीमा पेशेंट है जिसको ऑक्सीजन दिया जा रहा है, तो इसमें से कौन कौन सा वो ऑप्शन इंडिकेशन करेगा पेशेंट, मतलब क्लाइंट ऑब्जर्व करना है पेशेंट को, मतलब
क्लिनिकली पेशेंट डिटोरिएट हो रहा है? कौन कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए एंग्जाइटी, ऑप्शन बी साइनोसिस, ऑप्शन सी ड्राउजीनेस, ऑप्शन डी मेंटल कन्फ्यूजन, ऑप्शन ई इंक्रीज रेस्पिरेशन। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है? एंग्जाइटी। मेनली जब भी एम्फाइसीमा पेशेंट में कार्बन डाइऑक्साइड लेवल का बॉडी में बढ़ता है लेवल, तो पेशेंट कार्बन डाइऑक्साइड क्या कॉज करता है? लिथार्जी कॉज करता है, ना ही एंग्जाइटी कॉज करता है। ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी में बोला है साइनोसिस। पेशेंट को ऑलरेडी 2 लीटर पर मिनट में ऑक्सीजन जा रहा है, तो साइनोसिस नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन में क्या है? ड्राउजीनेस। ड्राउजीनेस ये हो सकता है क्योंकि ड्राउजीनेस एक हाइपर कैप्निया का साइन एंड सिम्टम है। हाइपर कैप्निया क्यों होता है? क्योंकि ये एम्फाइसीमा पेशेंट में कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से रिटेंड नहीं होता, बॉडी से जा नहीं पाता, इसलिए क्या होता है? हाइपर कैप्निया कॉज करता है, तो इसलिए ड्राउजीनेस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंटल कन्फ्यूजन। मेंटल कन्फ्यूजन भी मेनली रेस्पिरेटरी डिप्रेस का एक साइन एंड सिम्टम है। एम्फाइसीमा पेशेंट में ऑक्सीजन मेनली कार्बन डाइऑक्साइड डिप्रेस होता है, और वो क्या करता है? सीएनएस को, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देता है, और लो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, पेशेंट मेनली डिटोरिएट होता है, डिसोरिएंटेड होता है, कॉन्शियस नहीं होता रहता है मेनली, तो कन्फ्यूजन में रहता है। तो इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। और इंक्रीज रेस्पिरेशन इंक्रीज नहीं होता, वो डीप एंड स्लो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच क्लिनिकल इंडिकेटर्स कैन द नर्स एक्सपेक्ट व्हेन असेसिंग ए क्लाइंट विथ कुशिंग सिंड्रोम, सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। इसमें से कौन कौन से साइन एंड सिम्टम मेनली कुशिंग सिंड्रोम का है? ऑप्शन ए लेबियलिटी ऑफ मूड, ऑप्शन बी स्लो वुंड हीलिंग, ऑप्शन सी ए डिक्रीज ग्रोथ ऑफ एयर, ऑप्शन डी एक्टोमॉर्फिज्म विथ मून फेस, ऑप्शन ई एन इंक्रीज रेजिस्टेंट टू ब्रूशिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लेबियलिटी ऑफ मूड, और ऑप्शन बी स्लोली वुंड हीलिंग। क्योंकि जो पेशेंट कुशिंग सिंड्रोम होता है वो पेशेंट में मेनली मूड फ्लैक्चुएट होता है, बहुत ही पेशेंट मूडी टाइप का होता है, तो लेबिलिटी ऑफ मूड होता है इसलिए। और वुंड हीलिंग का प्रोसेस भी इसका कम होता है कुशिंग सिंड्रोम में। बाकी हेयर ग्रोथ डिक्रीज होता है, ऐसा कोई रिलेटेड नहीं है ये। और मून फेस होता है पर एक्टोमॉर्फिज्म नहीं होता है पेशेंट, और ब्रूसिंग का भी कोई चांसेस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉडलिटीज हैव शोन बेस्ट रिजल्ट फॉर प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। कौन सा प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम का मेनली बेस्ट मॉडलिटी है? तो ऐसे सारा है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन सी एस्ट्रोजन, ऑप्शन डी एंग्जियोलाइटिक्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा SSRI। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोना हैचिंग ऑकर्स 4 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन, 5 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन, 6 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन, 8 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 5 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्लाइंट इज शेड्यूल्ड फॉर एन एड्रेनलेक्टोमी, which nursing intervention should the nurse anticipate will be ordered for this client? Option A, administer IV steroid, option B, provide a high protein diet, option C, collect a 24-hour urine protein, option D, withhold all medication for 24 hour। तो एक पेशेंट जिसको एड्रेनलेक्टोमी हुआ है मेनली, उस पेशेंट को ऑप्शन ए राइट होगा, IV स्टेरॉयड देना चाहिए। क्योंकि स्टेरॉयड थेरेपी क्या करता है, हमारा पेशेंट को जब प्री ऑपरेटिवली हम लोग स्टेरॉयड देते हैं, तो वो जब इंट्रा ऑपरेटिवली पेशेंट को एक्यूट एड्रेनल इनसफिशिएंसी से प्रिवेंट करता है। इसीलिए पेशेंट को ओटी शिफ्ट से पहले हम लोग IV स्टेरॉयड एडमिनिस्टर करते हैं। हाई प्रोटीन डाइट, 24 आवर यूरिन प्रोटीन, मेडिसिन होल्ड करना, ये एड्रेनलेक्टोमी रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which position should a nurse avoid placing a client who had surgery for a total hip replacement? टोटल हिप रिप्लेसमेंट में कौन सा हमको पोजीशन अवॉइड करना चाहिए? ऑप्शन ए सुपाइन, ऑप्शन बी लैटरल, ऑप्शन सी ऑर्थोपेनिक, ऑप्शन डी सेमीफॉलर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑर्थोपेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डायनसेफेलन? डायनसेफेलन का फंक्शन क्या है? ऑप्शन ए कनेक्ट सेरिब्रम एंड मिड ब्रेन, ऑप्शन बी कनेक्ट सेरिब्रम एंड सेरिबेलम, ऑप्शन सी कनेक्ट सेरिबेलम एंड पॉन्स, ऑप्शन डी कनेक्ट पॉन्स एंड मिड ब्रेन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ई कनेक्ट सेरिब्रम एंड मिड ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर राइट्स ऑर्डर एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ ए क्लाइंट विथ एडिशन डिजीज, व्हिच आउटकम डज द नर्स कंक्लूड इज द मेन फोकस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ क्लाइंट? एक पेशेंट का जिसको एडिशन डिजीज हुआ है,
तो उसमें से पेशेंट का कौन सा हमको एडिशन डिजीज़ के लिए कौन सा फाइंडिंग्स हमको देखने को लिए मिलेगा। ऑप्शन ए डिक्रीमेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन इओसिनोफिल, ऑप्शन बी इंक्रीज्ड इन लिम्फॉइड टिश्यू, ऑप्शन सी रेस्टोरेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ऑप्शन डी इम्प्रूवमेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो ये जो एडिशन डिजीज़ में क्या होता है, हमारा मिनरल और कॉर्टिकॉइड डिक्रीज हो जाए, लेवल कम हो जाता है, उसकी वजह से हमको हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोवॉलीमिया, हाइपरकैलेमिया ये कंडीशन मिलता है। तो इसलिए पेशेंट का इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, इसीलिए ऑप्शन सी राइट है। बाकी ऑप्शन ए में क्या बोला है, क्यों नहीं है ऑप्शन ए, क्योंकि डाइट्री मॉडिफिकेशन और कॉर्टिकल जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कॉर्टिकल हार्मोन मेनली हमको क्या करते हैं, करेक्शन करता है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को, व्हिच में भी लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। तो ऑप्शन ए, बी और डी जो है वो ऑप्शन इसका रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 hours after subtotal gastrectomy, the nurse identifies that the drainage from the client nasogastric tube is bright red. What should the nurse do first? एक पेशेंट को जस्ट सबटोटल गैस्ट्रेक्टोमी हुआ है और उसका 2 घंटे में हमको देखने को लिए मिलेगा जो एनजी ट्यूब में ब्राइट रेड कलर का वो आ रहा है, ड्रेन आ रहा है पेशेंट का। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, ऑप्शन ए नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, ऑप्शन बी क्लैम्प द नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब, ऑप्शन सी डिटरमाइन दैट इट इज एक्सपेक्टेड फेनोमेना, ऑप्शन डी इरिगेट द नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब विथ आइस लाइन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन सी, डिटरमाइन दैट इट इज एक्सपेक्टेड फेनोमेना, क्योंकि पेशेंट को जस्ट सबटोटल गैस्ट्रेक्टोमी हुआ है तो ब्लीडिंग पेशेंट का एक्सपेक्टेड है। बाकी हेल्थ केयर प्रोवाइडर अभी नहीं करना इन्फॉर्म, हाँ पेशेंट को लॉन्ग टाइम तक ब्लीड होगा और लॉन्ग टाइम तक ब्राइट रेड रहेगा तो पेशेंट वो इन्फॉर्म करना चाहिए, तब क्लैम्प करना चाहिए और इरिगेट भी करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोना हैचिंग ऑकर्स, ऑप्शन ए 5 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन बी 4 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन सी 6 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन डी 8 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इसका राइट आंसर होगा 5 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बोन इज फॉल्स, ऑप्शन ए osteocyte are the major cell type in mature bone, option B collagen is synthesized in bone by osteoblast, option C bone mainly contain type 2 collagen fiber, option D calcium phosphate is major inorganic mineral। तो इसका जो राइट आंसर होगा, मतलब कौन सा सही नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन में जो ऑस्टियोसाइट है मेजर सेल टाइप मैच्योर बन के, ये तो राइट है, ये बोन रिलेटेड राइट स्टेटमेंट है। कोलाजेन सिंथेसाइज्ड होता है ऑस्टियोब्लास्ट से, ये भी राइट है, पर बोन मेनली टाइप 1 कोलाजन फाइबर से फॉर्म्ड होता है, ना कि टाइप 2। मेनली बोन मेड होता है, फॉर्म होता है मिनरलाइज्ड कोलाजेनियस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से, जो मेनली अराउंड रहता है स्पेशलाइज्ड सेल से। और कैल्शियम फॉस्फेट भी इनऑर्गेनिक मिनरल का मेजर कंपोनेंट है, तो इसलिए ऑप्शन सी इज फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डायनसेफेलन, कनेक्ट सेरिब्रम टू मिड ब्रेन, ऑप्शन बी कनेक्ट सेरिब्रम एंड सेरिबेलम, ऑप्शन सी कनेक्ट सेरिबेलम एंड पोन्स, ऑप्शन डी कनेक्ट स्पॉन्स एंड मिड ब्रेन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा कनेक्ट सेरिब्रम टू मिड ब्रेन। हमारा डायनसेफेलन मेनली सेरिब्रम और मिड ब्रेन के बीच में रहता है कनेक्ट होके। Next question, a nurse conclude that a client has hypoglycemic reaction to insulin. Which clinical findings support this conclusion? Select all that apply. Option A irritability, option B glycosuria, option C dry hot skin, option D हार्ट पैल्पिटेशन, ऑप्शन ई फ्रूटी ऑडोर ब्रेथ। इसका जो राइट आंसर होगा ए और डी होगा, इरिटेबिलिटी, हार्ट पैल्पिटेशन। इसके अलावा भी पेशेंट को स्वेटिंग और पेशेंट रेस्टलेसनेस ऐसा सिम्टम देखने को लिए मिलता है। ग्लाइकोसूरिया नहीं होता है क्योंकि हाइपोग्लाइसेमिक बोला है, और ड्राई हॉट स्किन नहीं होता है, पेशेंट स्वेटेड होता है। फ्रूटी ऑडोर विथ मेनली कीटो एसिडोसिस का साइन एंड सिम्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइल रिसीविंग एड्रीनर्जिक बीटा 2 एगोनिस्ट ड्रग फॉर एस्थमा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, while receiving adrenergic beta 2 agonist drug for asthma, the client complained of palpitation, chest pain and a throbbing headache. What is the most appropriate nursing action? एक पेशेंट को
जो पेशेंट ऑलरेडी एस्थमा पेशेंट है और उसके लिए पेशेंट को एड्रीनर्जिक बीटा 2 एगोनिस्ट ड्रग मिल रहा है, पेशेंट ड्रग लेने के बाद कंप्लेन कर रहा है पैल्पिटेशन, चेस्ट पेन और थ्रॉम्बिंग हेडेक। सबसे पहला हमारा नर्सिंग एक्शन क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए, विथहोल्ड द ड्रग अंटिल एडिशनल ऑर्डर आर ऑब्टेन्ड। ऑप्शन बी, टेल द क्लाइंट नॉट टू वरी, दिस इज एक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट फ्रॉम द मेडिसिन। Option C, ask the client to relax, then given instruction to breathe slowly and deeply for several minutes. Option D, explain that the effects are temporary and will subside as the body become accustomed to drug। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, विथ होल्ड द ड्रग अंटिल एडिशनल ऑर्डर आर ऑब्टेन्ड। क्योंकि जब भी पेशेंट को ऐसे साइड इफेक्ट होता है उसी टाइम उसी ड्रग को हमको स्टॉप करना चाहिए और उसके रिगार्डिंग जो एंटीडोट है, एडिशनल ऑर्डर है, अकॉर्डिंग टू हेल्थ केयर प्रोवाइडर हमको वो देना चाहिए। ये कोई एक्सपेक्टेड साइड इफ़ेक्ट नहीं है तो ऑप्शन बी नहीं होगा, और ना ही पेशेंट को डीप ब्रीथ लेने के बाद कोई रिलीफ मिलने वाला है, तो इसीलिए ऑप्शन सी भी नहीं होगा। और ऑप्शन डी में जो बोला है ये कोई टेम्पोररी इफेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए न्यूबॉर्न इन इमरजेंसी इन ए स्टेट ऑफ शॉक, व्हिच ऑफ द आइडियल फ्लूइड टू बी गिवन इन न्यूबॉर्न। एक न्यूबॉर्न जिसको इमरजेंसी में लाया गया है शॉक में, तो अब कौन सा फ्लूइड हम देना चाहिए? आइडियल फ्लूइड। ऑप्शन ए NH, ऑप्शन बी डेक्सट्रोज 5%, ऑप्शन सी RL, ऑप्शन डी डेक्सट्रोज 25%। तो शॉक का आइडियल फ्लूइड हमें पता है नॉर्मल सेलाइन होता है, इसीलिए ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। तो आज का सेशन यहीं तक है, नेक्स्ट डे हम और MCQ सेशन लेकर आएंगे। थैंक यू।